फ्रेंड्स, आज हम रूसो के शासन संबंधी विचार पढ़ेंगे। पहले हम रूसो का सामाजिक समझौता कर चुके हैं। अब रूसो ने राज्य और शासन यानी सरकार में स्पष्ट अंतर किया है। सामाजिक समझौते से जो निकाय बनता है उसे वह राज्य कहकर बुलाता है। इस संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियात्मक रूप देने के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा नहीं अपितु संप्रभुता संपन्न समुदाय के प्रत्यादेश द्वारा होता है। अतः सरकार संप्रभु का एजेंट मात्र होती है, जिसे जन समुदाय अपनी इच्छा के अनुसार सीमित, नियंत्रित और परिवर्तित कर सकता है। अब रूसो के शब्दों में अगर हम कहें तो राज्य प्रभुत्व शक्ति संपन्न और सर्वोच्च है, जबकि सरकार संप्रभु राज्य तथा प्रजाजनों के मध्य निर्मित वह संगठन है जो उनके पारस्परिक संबंधों का नियमन करता है, संप्रभु द्वारा निर्मित कानून को लागू करता है तथा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है। अब शासन का वर्गीकरण उसने किस प्रकार किया है? रूसो ने 4 प्रकार की शासन प्रणालियां मानी हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन। उसने व्यवहारिक कारणों से लोकतंत्र की आलोचना की है। वह प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का घोर विरोधी था। उसका झुकाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर है, इसलिए वह प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र नहीं मानता। मतलब जैसे अपने भारत में है, प्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं और फिर उनके द्वारा हम शासन करते हैं, वो उसके पक्ष में नहीं था। जैसा स्विट्ज़रलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वो उसके पक्ष में था। इंग्लैंड के संबंध में उसकी राय थी कि उसकी जनता निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है, शेष अवधि में दासता की स्थिति में रहती है। मतलब एक बार प्रतिनिधि चुन लिए, फिर प्रतिनिधि उनकी माने या नहीं माने, वह प्रतिनिधियों पर होता है, इसलिए वह प्रतिनिधि शासन के विरोधी था। रूसो जनतंत्र की आलोचना करता है क्योंकि उसमें उत्तराधिकार की समस्या बनी रहती है। वह कुलीन तंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। उसने कुलीन तंत्र के 3 प्रकार माने हैं: प्राकृतिक, वंशानुगत और निर्वचनात्मक, यानी निर्वाचित कुलीन तंत्र। निर्वाचित कुलीन तंत्र को वह सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहता है। मॉन्टेस्क्यू की भांति रूसो का मत था कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किसी देश की शासन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कृषि प्रधान तथा औद्योगिक देशों की शासन प्रणालियां सर्वथा भिन्न होती हैं। अब रूसो के अगर हम स्वतंत्रता संबंधी विचार देखें तो रूसो ने कहा, रूसो स्वतंत्रता का मसीहा है। उसे बड़ी ओजस्वी भाषा में स्वतंत्रता का गुणगान किया है। उसने कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है, अर्थात वह स्वतंत्रता को मानव का आवश्यक गुण मानता है। मतलब सबसे ज़रूरी गुण है मनुष्य का स्वतंत्रता। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना ही है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा के अधीनस्थ रहकर ही मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का अर्थ है स्वनिहित कानून, और उसी स्वनिहित कानून के पालन में स्वतंत्रता निहित है। संक्षेप में रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रूसो इस बात में विश्वास करता है कि कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति अपनी इच्छा का ही पालन करता है। अब रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता का विशिष्ट महत्व है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आरंभ, जो उसकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका आरंभ इस प्रतीत वाक्य के साथ होता है: मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह स्वतंत्र सर्वत्र श्रृंखलाओं से जकड़ा हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, इसी कोटेशन के द्वारा या उसकी इस डेफिनेशन के द्वारा आपसे कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मनुष्य का स्वतंत्र होना चाहिए, यानी मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था, आज मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित हैं। स्वतंत्रता के उपासक होने के कारण रूसो ने दास प्रथा की आलोचना की तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को वह संदेश दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, परंतु दोबारा हस्तगत कभी नहीं की जा सकती। मतलब उसे हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के पुजारी होने के कारण ही उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसने सत्ता पर बल दिया है। थैंक यू।